हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की हिंदी और मल्हार बुक से हम पढ़ रहे थे पहली बूंद कविता। इस कविता के शब्दार्थ और भावार्थ प्रीवियस लेक्चर में आपने किए और आज की क्लास में हम करेंगे इस कविता के प्रश्न उत्तर। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। चलिए तो स्टूडेंट्स, आप इस कविता के भावार्थ और शब्दार्थ साथ में इस कविता को आप पढ़ चुके हैं। कविता हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा चुके हैं और अभी हम इस कविता के प्रश्न उत्तर करेंगे। इससे पहले हम कविता को जल्दी से रिवाइज करेंगे और एक बार इसको जो है शॉर्ट में पढ़ेंगे इस कविता के शब्दार्थ को और फिर प्रश्न उत्तर पर हम आते हैं। तो चलिए, हमने शब्दार्थ लिख लिए हैं, बस एक बार हमें इसे रिवाइज करना है ताकि हम प्रश्न उत्तरों को कर सकें। तो इस कविता में कवि ने बताया कि इस कविता में कवि कहते हैं, वह पावस का प्रथम दिवस जब पहली बूंद धरा पर आई, अंकुर फूट पड़ा धरती से, नवजीवन की लय अंगड़ाई। तो क्या कहा? पावस यानी वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु का वो पहला दिन जब पहली बूंद यानी कि वो जो मानसून है जो वर्षा ऋतु में आता है वर्षा लेकर के, वो पहली बूंद जब इस धरती पर, इस धरा पर, इस पृथ्वी पर गिरती है, अंकुर फूट पड़ा धरती पर। अंकुर का अर्थ होता है बीज से एक छोटा सा जो पौधा जो है फूट जाता है यानी बाहर निकलना। नवजीवन की लय अंगड़ाई, और इस पहली बूंद से जो है धरती में जो है एक नया उत्साह आ गया। जैसे ही आप उठते हैं सुबह भी आप भी अंगड़ाई लेते हैं, तो ऐसा जो है एक नई ऊर्जा जो है धरती पर आ गई और धरती ने भी जैसे नए जीवन की अंगड़ाई ली हो। इसके बाद नेक्स्ट पंक्ति में कवि ने कहा, धरती के सूखे अधरों पर गिरी बूंद अमृत सी आकर। और ये जो बूंद है ये पृथ्वी के अधरों अर्थात होंठों पर, पृथ्वी जो है गर्मी से क्या हो गई थी, उसके होंठ सूख गए थे। तो धरती के सूखे अधरों पर गिरी बूंद अमृत सी आकर, ये जो पहली बूंद है ये अमृत के समान पृथ्वी के अधरों पर, पृथ्वी के होंठों पर जैसे मानो अमृत के समान आकर के गिर गई हो। वसुंधरा की रोमावली सी, हरी दूब पुल की मुस्काई। पहली बूंद धरा पर आई, जब पहली बूंद धरती पर आई तो जो हरी दूब है वो चारों तरफ जो है पंक्तियों में फैल गई, जैसे वसुंधरा की वो रोमावली हो, है ना। इस प्रकार से ये दूब जो है हंसती हुई खिलती हुई ये जो है चारों तरफ खिल गई। आगे की पंक्तियों में कवि ने कहा, आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, है ना। बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई, पहली बूंद धरा पर आई। तो इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि आसमान में जो बादल हैं और जो बादल चमकते हैं वो ऐसे लग रहे हैं कि मानो सुनहरे पंखों से युक्त सागर के समान हो। गरजते बादल की आवाज किसी नगाड़े के समान लग रही है जो धरती की यौवनता को जगाने का प्रयास करती है जब यह वर्षा ऋतु की पहली बूंद इस धरती पर आई। नीले नयनों साया अंबर, काली पुतली से ये जलधर, करुणा बिलगित अश्रु बहाकर धरती की चिर प्यास बुझाई। बूढ़ी धरती सच्चे श्यामला बनने को फिर से ललचाई, पहली बूंद धरा पर आई। अब इसमें पंक्ति में क्या कहते हैं कवि कि नीला जो आसमान है वो नीले नयनों की भांति अर्थात नीले आंखों की भांति भांति जो है प्रतीत हो रही है, और उस पर छाए काले बादल उसकी काली पुतलियों के जैसे लग रहे हैं। इन बादलों की करुणा से भरे आंसुओं की वर्षा धरती की बहुत पहले से लगी प्यास को बुझा रही, यानी धरती जो है बहुत पहले से प्यासी थी, तो इनने जो है क्या किया, ये जो नीला आसमान है जो आंख के समान प्रतीत हो रही है और उस आंख में जो काली पुतली है मानो वो जो है करुणा से भरी आंसुओं की वर्षा धरती को जो है कर रही हो और धरती की जो लंबे समय की प्यास थी उसको बुझा रही हो। यह पहली बूंद धरती के बुढ़ापे को खत्म करके, क्योंकि धरती अब सूख चुकी है, बंजर हो चुकी है, उसे फिर से फसलों से हरी भरी कर देने की लालसा से भर देती है। इस प्रकार यह पहली बूंद जो है केवल जल नहीं बल्कि धरती के लिए एक नव जीवन है। तो ये था हमारा शब्दार्थ और भावार्थ। तो आइए अब हम प्रश्न की तरफ चलते हैं। जैसा कि हमने बताया था
हम आज की क्लास में इसके प्रश्न करेंगे। चलिए, तो जैसा कि सभी प्रश्नों के एक समान पैटर्न है, इस से पहले जो कविता और पाठ हमने पढ़ा उसमें भी हमने कविता प्रश्नों के कुछ इसी प्रकार का पैटर्न देखा। तो पाठ से कुछ प्रश्न हैं मेरी समझ से, और इसमें क्या दिया गया है कि नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने आपको स्टार बनाना है। कविता में नवजीवन की लय अंगड़ाई किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो देखिए, नवजीवन की लय अंगड़ाई बादल के लिए, अंकुर के लिए, बूंद के लिए, पावस के लिए। तो नया जीवन कहाँ से उत्पन्न हो रहा है? बादल से, अंकुर से, बूंद से या पावस से? बादल से तो नया जीवन नहीं हो रहा है, लेकिन बादलों के कारण जो वर्षा होती है उसके कारण। लेकिन नया जीवन कहाँ से उत्पन्न हुआ है? ठीक है, कविता में नवजीवन की लय अंगड़ाई, तो जो अंकुर है, क्योंकि अंकुर से एक नया पौधा उत्पन्न होता है, एक नए पौधे का जन्म होता है, इसलिए इसमें जो है कविता में नवजीवन की लय अंगड़ाई किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ये अंकुर के लिए, क्योंकि अंकुर जो है एक नए पौधे को जन्म देता है। ठीक है, नीले नयनो सायह अंबर, काली पुतली से ये जलधर में काली पुतली है। क्या है काली पुतली? बादल हैं। अभी अभी हमने इस कविता को रिवीजन करके आए, तो क्या कहा यहाँ कवि ने? नीले नयनो सायह अंबर, काली पुतली से ये जलधर। जो ये नीला आसमान है ये नयनों के समान अर्थात आंख के समान दिख रहा है। काली पुतली से ये जलधर, और उस आंख में काली पुतली, ये जो बादल हैं वो काली पुतली के समान लग रहे हैं। हमारी आंख के अंदर एक पुतली होती है, काला, जो गोल काली होती है, उसे पुतली कहते हैं। तो ये जो बादल हैं, ये बादल जो है इस नीले आसमान रूपी आंख में काले काली पुतली के समान लग रही है। ठीक है, तो अब जो है आपने अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर क्यों दिया है। तो अंकुर के माध्यम से पौधा या वृक्ष उत्पन्न होता है, इसलिए नवजीवन अर्थात नए जीवन की लय अंगड़ाई अंकुर के लिए प्रयुक्त हुआ है। और आकाश का रंग नीला है, उसमें पानी बरसाने वाले बादल भरे हुए हैं और उनका रंग जो है काला है। अतः आकाश को नयन और बादलों को उसकी काली पुतली माना गया है। चलिएगा, इसे नोट करेंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कविता की कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं और इन पंक्तियों में कुछ रेखांकित हैं। तो दाहिने ओर रेखांकित शब्दों के भावार्थ दिए गए हैं। जो भी रेखांकित शब्द हैं उनकी दाहिनी तरफ भावार्थ दिए गए हैं, आपको इनका मिलान करना है। तो आइए, प्रश्न है आपके पास, आसमान में उड़ता सागर। तो यहाँ उड़ता सागर के नीचे रेखांकित किया गया है। तो चलिए, किसे कहा गया है अभी बताएंगे आप। बजा नगाड़े जगा रहे हैं। नेक्स्ट, नीले नयनों सायह अंबर, काली पुतली से ये जलधर, वसुंधरा की रोमावली सी, हरी दूब पुल की मुस्काई। ठीक है, चलिए, तो जैसा कि आप जानते हैं बजा नगाड़े मेघ गर्जना अर्थात बादलों की जो गर्जना है उसे कहा गया है बजा नगाड़े। ठीक है, आसमान में उड़ता सागर, सागर, आसमान में उड़ता सागर किसे कहा है? बादलों को। ठीक है, नीले नयनों सायह अंबर, नीले नयन किसे कहा है? आकाश को कहा है। और वसुंधरा की रोमावली कहा गया है किसे? हरी दूब को। तो आप कैसे करेंगे इसका मिलान? तो आइए यहाँ पर देखेंगे, आसमान में उड़ता सागर किसे कहा है बच्चों? उड़ता सागर कहा है किसको? आकाश को। नगाड़े, बजा नगाड़े किसे? मेघ गर्जना, जब बादलों की गर्जना होती है उसे मेघ जो नगाड़े कहा। नीले नयनों सा, यानी कि बादलों को कहा है ये नीले नयन, और रोमावली सी हरी दूब को। चलिएगा, तो या तो आप इस प्रकार से मिलान कर सकते हैं या सीधे आप इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे आसमान में
उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, तो बादलों के लिए कहा है। बजा नगाड़े मेघ गर्जना, नीले नयनों सायह अंबर, आकाश को कहा है ना। वसुंधरा की रोमावली कहा है किसे, हरी दूब को, जैसे ये पृथ्वी की रोमावली हो। ठीक है, चलिए। चलिए बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न है, पंक्तियों पर आपको चर्चा करनी है। कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई है, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। ठीक है, कि आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, अपने विचार कक्षा में अपने समूह से आप साझा करें। ठीक है, यानी अपने जो आपके सहपाठी हैं उनके साथ आप उसे शेयर कीजिए, साझा कीजिए। और अपनी लेखन पुस्तिका में आपको लिखना है, आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई, नीले नयनों सा यह अंबर, काली पुतली से जलधर, करुणा विगलित अश्रु बहाकर, धरती की चिर प्यास बुझाकर। तो चलिए पंक्तियों को लिखिएगा पहले। तो पहली जो पंक्ति है उसमें लिखा गया है, आसमान में उड़ता सागर। वर्षा ऋतु में आने पर, वर्षा ऋतु के आने पर आसमान में घने बादल छा जाते हैं, है ना। ऐसा लगता है मानो पूरा समुद्र ही बादल बन करके आकाश में छा गया हो। ठीक है, आकाश में सुनहरी रूपहली बिजलियां चमक रही हैं। ऐसा लगता है जैसे बादलों को स्वर्णिम पंख जो है लग गए हैं। बादल जोर शोर से गरज रहे हैं और उनका जो शोर है वो नगाड़ों को भी मात दे रहा है। बादलों के बरसने के कारण धरती का जो यौवन है वो फिर से जाग उठा है। ठीक है, चलिएगा। नेक्स्ट में क्या कहा है, इसमें दूसरी पंक्ति में, नीले नयनों सायह अंबर, काली पुतली से ये जलधर, करुणा विगलित अश्रु बहाकर, धरती की चिर प्यास बुझाई। तो इसमें कवि ने उपमा अलंकार के माध्यम से बादलों का बहुत सुंदर वर्णन किया है। अब ये अलंकार क्या होता है, उपमा अलंकार? तो देखिए बच्चों, जब हम क्या करते हैं, किसी एक वस्तु या व्यक्ति का किसी दूसरे वस्तु या व्यक्ति से हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं या समानता करते हैं, तो वहां पर उपमा अलंकार है। आंखों से हम जग की सुंदरता को देखते हैं, इसलिए कवि को जो है आकाश सुंदर नेत्रों, नीले नेत्रों जैसा लग रहा है। यहाँ आंखों को क्या कहा है कि वो क्या है, नेत्र हैं। ठीक है, उनको नेत्रों का की जो है उपमा दी गई है। इन्हें नीले नेत्रों में काले काले बादल आंखों की पुतलियों के समान है। तो यहाँ पर आंखों को, जो आसमान है उसको नीले आंखों के समान, और जो काले बादल हैं उन्हें काली जो आंख के अंदर पुतली होती है उसके समान, इसलिए इसमें उपमा अलंकार है। ठीक है, बादल इतने जोर से बरस रहे हैं मानो गर्मी से सूखी धरती को देखकर वे करुणा से व्याकुल हो गए हैं और अपने जल से उन्होंने लंबे समय से प्यासी धरती की प्यास बुझाई है। चलिए, चलिए बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न है, सोच विचार के लिए कविता को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में आपको पता लगाकर अपनी उत्तर पुस्तिका में, अपनी लेखन पुस्तिका में आपको लिखना है। तो बारिश की पहली बूंद से धरती का हर्ष कैसे प्रकट होता है, धरती जो है किस प्रकार से खुश होती है,
और कविता में आकाश और बादलों को किनके समान बताया गया है? ठीक है, तो ये प्रश्न, बारिश की पहली बूंद से धरती का जो हर्ष है वो उससे फूटने वाले जो नए अंकुर हैं, छोटे से जो अंकुर के माध्यम से दिखाई देता है। ठीक है, और कविता में आकाश को नीले नयनों के समान, नेत्रों के समान, और बादलों को काली पुतली के समान कहा गया है। तो ये तो आप, इसका अर्थ तो आप जानते ही हैं। चलिए, कविता की रचना। आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर। कविता की इन पंक्तियों का सामान्य अर्थ देखें तो समुद्र का आकाश में उड़ना असंभव होता है, लेकिन जब हम इस पंक्ति का भावार्थ समझते हैं तो अर्थ इस प्रकार निकलता है कि समुद्र काजल बिजलियों के सुनहरे पंख लगाकर आकाश में उड़ रहा है। ऐसे प्रयोग न केवल कविता की सुंदरता बढ़ाते हैं बल्कि उसे आनंददायक भी बनाते हैं। इस कविता में ऐसे दृश्यों को पहचानें और उस पर चर्चा करें। ठीक है, तो चलिए, तो देखिए, कविता जब कोई कवि लिखता है तो कविता कवि के हृदय से जो है स्वयं जो है प्रस्फुटित होती है, स्वयं निकलती है। इसलिए कविता में कई जो है ऐसे प्रयोग देखने को मिलते हैं जो यथार्थपूर्ण नहीं लगते हैं। उन पर प्रयोगों से कविता की सुंदरता को तो बढ़ती ही है, साथ ही साथ कविता पढ़ने में आनंद भी आता है। ठीक है, इस कविता में भी ऐसे ही प्रयोग जो है देखने को मिल रहे हैं। वसुंधरा की रोमावली सी हरी दूब पुल की मुस्काई। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा है, वसुंधरा की रोमावली, पृथ्वी की रोमावली। लेकिन देखो ये जो है कविता की कल्पनाओं, कवि की कल्पनाओं पर, और ये जो है एक सुंदर जो है चित्रण करता है इस कविता की। रोमावली सजीव और प्राणवान जीवों में पाई जाती है। आपके और जो भी आपके सजीव जीव होंगे उन्हीं के शरीर पर जो है रोमावली देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पर कवि ने कल्पना करके वर्षा के बाद धरती में पैदा हुई हरी घास को भी रोमावली कह दिया है। घास को खुलकर मुस्कुराते हुए वर्णित किया गया है, पुलकित होकर, खुश होकर के, है ना। तो ये सारा चीजें यहाँ मानवीकरण किया गया है। तो इसमें मानवीकरण अलंकार है, और मानवीकरण अलंकार क्या होता है, जब हम प्राकृतिक चीजों को मान का जो है मानवीकरण कर रहे हैं। जैसे पृथ्वी क्या है, एक प्राकृतिक चीज है, तो पृथ्वी का मानवीकरण, और रोम जो है जीवों पर आते हैं तो उसका मानवीकरण किया गया है। ठीक है, चलिए, बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई। मानवीय अलंकार के माध्यम से बादलों को नगाड़े बजाते हुए बताया गया है। जिस प्रकार से मानव जो है क्या करते हैं, नगाड़े बजाते हैं, ऐसे ही यहाँ पर बादलों का भी मानवीकरण किया गया है कि बादल भी जैसे कि नगाड़े बजा करके क्या कर रहे हो, वो धरती की तरुणाई को क्या कर रहे हो, जगा रहे हो, धरती की यौवन अवस्था को जगाने का प्रयत्न कर रहे हो। चलिए, नीले नयनों साय अंबर काली पुतली से ये जलधर। आकाश को नेत्र और बादलों को उनकी पुतली कहा गया है। आगे देखिए, करुणा बिगलित अश्रु बहाकर धरती की चिर प्यास बुझाई। बूढ़ी धरती शस्य श्यामला बनने को फिर से ललचाई। तो यहाँ आकाश को ही सजीव बताया गया है। सूखी धरती की व्याकुलता देखकर धरती बादलों ने करुणा से भरकर जो आंसू बहाए हैं वे ही वर्षा के रूप में बरसे हैं। इन्हीं से जो है चर धरती की प्यास बुझी, यानी कि जो बहुत लंबे समय से प्यासी धरती थी उसकी जो है लंबी प्यास जो है इसने बुझाई है। गर्मी से शुष्क हुई बूढ़ी धरती जो है वर्षा की बूंदें पाकर फिर से हरी भरी होने की ओर जो है उसे लालसा से भर उठी है। फिर से जो है धरती हरी भरी होना चाहती है। चलिए, तो इसको हमने अर्थ वहां पर भी बताया था, इधर से भी आप लिख सकते हैं।
शब्द एक, अर्थ अनेक, एक शब्द के अनेक अर्थ। अंकुर फूट पड़ा धरती से, नवजीवन की लय अंगड़ाई। कविता की इस पंक्ति में फूटने का अर्थ पौधे का अंकुरण है, कि पौधे से जो है अंकुर आया है। फूट का प्रयोग अलग अलग अर्थों में किया जाता है, जैसे फूट डालना, घड़ा फूटना आदि। अब फूट शब्द का प्रयोग ऐसे वाक्य में कीजिए जहां इसके भिन्न भिन्न अर्थ निकलते हैं, जैसे अंग्रेजों की जो नीति थी, फूट डालो और राज करो। ठीक है, तो देखिए, क्रिकेट खेलें अथवा फुटबॉल, इस पर सहमति नहीं होने के कारण बच्चों में ही फूट पड़ जाती है। पाप का घड़ा अवश्य ही फूटता है। तो ये दो अलग अलग अर्थ हो गए। चलिएगा, चलिए, तो यहाँ पर नीले नयनों सायह अंबर काली पुतली से ये जलधर कविता की इन पंक्तियों में जलधर शब्द आया है, और जलधर दो शब्दों से बना है, जल और धर। इस प्रकार जलधर का शाब्दिक अर्थ हुआ जल को धारण करने वाला। बादल और समुद्र दोनों ही जल धारण करने वाले करते हैं, इसलिए दोनों जलधर हैं। तो आपने देखा होगा बादलों में भी जल होता है, पानी होता है, और धर यानी कि समुद्र में भी जो है आपका क्या होता है, पानी होता है। बादल में भी पानी होता है, ठीक है, वाष्प के रूप में जो है बादल क्या करता है, बादल बनते हैं। जब पानी का वाष्पीकरण होता है तो वो ऊपर जाके बादल बनते हैं, और उसमें जब पानी की मात्रा अधिक होती है तो फिर वर्षा हो जाती है। तो यहाँ पर जलधर का दो अर्थ है, समुद्र या बादल। शब्दकोश या इंटरनेट की सहायता से या आप अपने ही ज्ञान से धर से मिलकर बने कुछ शब्द जो है आपको और उनके अर्थ ढूंढकर लिखने हैं। तो क्या होंगे, भूधर पर्वत, पृथ्वी को धारण करने वाला शेषनाग, इसका गंगाधर, गंगा को धारण करने वाला अर्थात शिव, शिव का एक नाम गंगाधर भी है, गंगाधर कहा जाता है ना। मायाधर, मायावी, जिसके पास माया हो उसे मायाधर या मायावी कहते हैं। श्रीधर, श्री को धारण करने वाला अर्थात विष्णु। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला अर्थात श्री कृष्ण या विष्णु। यहाँ पर दिए गए जाल में प्रश्नों के उत्तर खोजें। एक प्रकार का वाद्य यंत्र, एक प्रकार का वाद्य यंत्र। तो इस पहेली से, इस जाल से आपको वाद्य यंत्र ढूंढना है। जैसे यहाँ पर एक प्रश्न है, एक प्रकार का वाद्य यंत्र। तो बच्चों देखिए, वाद्य यंत्र यहाँ पर क्या हो जाएगा, नगाड़ा। इसका उत्तर तो ये हो गया, लेकिन आगे के प्रश्न आप स्वयं करेंगे। आंख के लिए अन्य, आंख के लिए अन्य शब्द क्या आ जाएगा, अश्रु आप लिख सकते हैं। जल को धारण करने वाला, अभी अभी आपने देखा जलधर, तो अंतिम जो शब्द है वो आपका जलधर है। ये देखिए, आंख के लिए आपका क्या हो गया, अश्रु हो गया। एक प्रकार की घास, कौन सी घास है, दूब। आंसू का समानार्थी, आंसू का समानार्थी, समान अर्थ वाला, आंसू का समानार्थी अश्रु ही होता है, ठीक है। और अब आसमान का समानार्थी, तो आसमान का समानार्थी अंबर, ठीक है। और देखिए, आंसू का हो जाएगा अश्रु, है ना, आंसू का समानार्थी समान अर्थ वाला अश्रु, ठीक है। आंख का कहते तो हम नयन लिखते, इसमें नयन शब्द भी है, ठीक है। चलिएगा, तो इस तरह से आप इस प्रश्न का उत्तर भी लिखेंगे और आगे के प्रश्नों को आप करके लाइएगा, ठीक है। तो नयन हो गया। अच्छा, इसमें जो है
जल को धारण करने वाला। आंख के लिए एक अन्य शब्द, तो आंख के लिए अश्रु नहीं होगा, आंख के लिए बेटा नयन होगा यहाँ पर ना, ठीक है, नयन शब्द आंख के लिए, और जो है आंसू के लिए होगा अश्रु, ठीक है। चलिए, तो पहली बूंद कविता के प्रश्न उत्तर किए आपने, और साथ में आप आगे के प्रश्नों को इस कविता के माध्यम से आगे के प्रश्न आप कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।